नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दर्जनों की संख्या में पहुंचे दबंग और कहां अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा को लेकर पहुंचे और कहां विधायक निधि से 18 लाख में ग्राम पंचायत सचिवालय बनवाया गया। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जौनपुर में वेल्डिंग की दुकान पर दबंगों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। दुकान में रखा 21,800 रुपए लेकर दबंग फरार हो गए। दर्जनों की संख्या में दबंग दुकान पर पहुंचे थे। केराकात थाने में मुफ्तीगंज बाजार की ये पूरी घटना है। आपका क्या प्रकरण है? राजेश यादव मुफ्तीगंज जी। गिरिल जंगला दरवाजा बनाईला। शैलेश राय, सुदेश राय मुर्तिजाबाद गांव का हूँ जी। हमें जंगला दरवाजा बनाओ दे देहने, हम उनकर बनाए के लगा देली और 2500 रुपया हमारे निकले लगन। दोबारा बनाओ दे कहने तो हम कहली बकाया पैसा हमारे दे दा तब हम बनाई। हमारे पास पैसा ना हो, हमें तो खाली मजदूरी बची न। इतने में 15 लोग कम से कम आए, 3 गाड़ी से 4 गाड़ी से आए और इसके बाद जो है उतरे गाड़ी पर से, तुरंत मेरे कारीगरन के हमको मारने लगे और शटर गिरा दिए। तब अगल बगल के लोग देखे, दौड़ाए तो ये सब गाड़ी पर बैठ के भाग गए और हमारे भाई साहब प्रधान है 21,800 रुपया हमको लिया के दिए थे। तख्ता पर मैं लेकर बैठा था और 21,800 रुपया भी लेकर भाग। लगभग कब की घटना है ये है लगभग 1 बजे करीब है। आप ही के ऊपर हमला किया कि और भी किसी को? नहीं, हमारे ऊपर और हमारे स्टाफ के ऊपर और कारीगर के ऊपर। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल तिवारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा को लेकर बुंदेलखंड के बांदा से महोबा पहुंचे। महोबा पहुंची रथ यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले वे मेरे कामों का उद्घाटन करते थे, अब वो मेरे चाचा के उद्घाटन किए कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। महोबा पहुंचे अखिलेश यादव ने पुलिस लाइन रोड स्थित मैदान में आयोजित सभा में कहा कि बुंदेलखंड वासियों ने भाजपा को लोकसभा ही नहीं विधानसभा में सभी सीटों पर समर्थन दिया, लेकिन बुंदेलखंड आते आते डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए। भाजपा सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि डीजल और पेट्रोल महंगा होगा। हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई जहाज से कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में किसानों ने इतनी आत्महत्या कहीं नहीं की जितनी बुंदेलखंड के महोबा में किसानों ने की है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे। नौजवान पढ़ने लिखने वाले हैं। 4.5 साल बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ने किसी को लैपटॉप या टैबलेट नहीं दिया है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उसका उद्घाटन हमारे चाचा पहले ही कर चुके थे। अभी तक तो हमारा उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले जो कैंची लेके आए थे और लखनऊ के जो फीता लेकर के आए थे, उन्होंने हमारे चाचा का भी काम का उद्घाटन कर दिया। ये कहते हैं कि हम नौजवानों को लैपटॉप दे देंगे। ये नौजवान पढ़ने लिखने वाले हैं, इनको बोला कि सरकार लैपटॉप देगी, टैबलेट देगी, स्मार्टफोन देगी। 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। बताओ नौजवानों, किसी को टैबलेट या स्मार्टफोन मिला हो? और ये बाबा मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं दे रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट इसलिए नहीं दे रहे, ना लैपटॉप दे रहे
महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। रेस्टोरेंट उद्घाटन के दौरान ट्रांसपोर्टर के बेटे पर फायरिंग का मामला सामने आया। दबंगों की गिरफ्तारी न होने से पलायन के पोस्टर लगाए गए। 3 दिन पूर्व दबंगों ने ट्रांसपोर्टर के बेटे पर फायरिंग की थी। पुलिस ने 2 नामजद समेत 4 पर केस दर्ज किया था। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना किठौर के ZFC रेस्टोरेंट पर फायरिंग की ये घटना सामने आई है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। किठौर देहात ईसापुर में प्रधान परवेज दिलशाद द्वारा विधायक निधि से 18 लाख में ग्राम पंचायत सचिवालय बनवाया गया, जिसका उद्घाटन विधायक सत्यवीर त्यागी, ग्राम प्रधान परवेज दिलशाद व पूर्व प्रधान दिलशाद अहमद की उपस्थिति में किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान ने गांव के लोगों को आश्वासन दिलाया कि अपनी ग्राम पंचायत में गांव की समस्याओं, पानी की टंकी का निर्माण और खेल का मैदान बहुत ही जल्द उसका भी कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव पास करा लिया। ग्राम प्रधान ने यह भी बताया कि आज ग्राम पंचायत सचिवालय का उद्घाटन किया गया। इसमें किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जाति मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र व मृत प्रमाण पत्र व CSC की सेवा भी उपलब्ध होगी। पूर्व प्रधान दिलशाद अहमद ने कहा कि जो टूटी पुलिया है उस पर जल्द ही काम किया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जीशान की रिपोर्ट। उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जाजमऊ चौकी क्षेत्र निहाल खेड़ा गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वहीं गरीब परिवार की गृहस्थी और 5 जानवर जिंदा जलकर राख हो गए। आग लगने से गरीब परिवार में मातम छाया हुआ है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बरेली में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज बरेली के महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन कर अपने 1 लाख NHM संविदा कर्मचारियों व 2 लाख आशा बहुओं की लंबित 7 सूत्री जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन दिया है। संघ के कर्मचारी पदाधिकारियों ने बताया कि 26 जुलाई 2021 को संगठन प्रतिनिधि मंडल से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश से हुई वार्ता के दौरान 5 मांगे रखी गई थी, जिसमें से 3 मांगों की स्वीकृति होने के बाद 2 मांगों पर विचार अब तक क्यों नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में रोष है। श्याम सिंह मेरा नाम है और मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का जिला महामंत्री हुआ है और मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं और आपको बता रहा हूं आज जो यहां पर हम लोग एकत्रित हुए हैं ये हमारे दूसरे दिन की हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये हड़ताल का जो कारण है वो क्या है मैं उन बिंदुओं पर बात कर लेता हूँ आपसे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मयंक प्रताप जी के आह्वान पर हम लोगों ने कल 30 तारीख से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल स्टार्ट की है और ये तब तक चलेगी जब तक कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। हम लोग 7 सूत्री मांगों पे लगातार जो ज्ञापन देते रहे माननीय मुख्यमंत्री जी को और उच्च अधिकारियों को लेकिन अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसमें हमारा पहला मुद्दा था कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए हम लोगों का तो सरकार जो हम लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लगातार हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं। NHM 2005 से स्टार्ट हुआ और आज तक लगातार 15-16 साल हो गए हैं। हम लोग बहुत ही छोटे मानदेय में काम कर रहे हैं लेकिन सरकार हम लोगों को नियमित नहीं करना चाहती है। इसके बाद हम लोगों की जो वेतन विसंगति थी वेतन विसंगति का मुद्दा तो हमारे एक ही कैडर के लोग, एक ही पद के लोग अलग अलग प्रोग्रामों में काम कर रहे हैं, उनका वेतन अलग अलग है। उनकी क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई है लेकिन क्या है उनका वेतन अलग अलग है, तो उस पर हमारी ये दूसरी मांग है। तीसरा हमारा जो वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे जिले भर की जो ANM बहुत ही मेहनत से काम कर रही है और टीकाकरण का जो टारगेट सरकार का था वो पूरा किया उन्होंने और लगातार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि हमारे जनपद और प्रत्येक जनपद में 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर से रह करके 10,000 रुपये में 10,000 रुपये मासिक वेतन पे काम कर रही है। अगर वो गृह जनपद उनका स्थानांतरण हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पे भी सरकार कहीं कोई बात नहीं कर रही, जबकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वित्तीय समस्या भी नहीं है। स्थानांतरण मुद्दा ऐसा है कि भाई एक
गोरखपुर की है, एनम है, वो बरेली में काम कर रही है या गाजियाबाद में काम कर रही है, वो कितने और 10,000 रुपये में उसका रहना खाना आना जाना कितना उसको बचता है? कुछ नहीं बचता है। लेकिन क्या है, सरकार उस मुद्दे पे भी ये बिल्कुल बात नहीं कर रही है। पांचवा हमारा जो है आउटसोर्सिंग नीति है। हमारे जिले में है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनका लगातार शोषण हो रहा है। एजेंसी के द्वारा भी जितना पैसा उनको है ऊपर से है कहा जाता है, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता है और उनका लगातार शोषण हो रहा है। तो हम लोगों ने मांग की कि हमारा जितना भी आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है उसको DHS से कर दिया जाए है और उसको है DHS का पूरा लाभ दिया जाए है। इसके अलावा हमारा जो है, हमारे जिले में है 6 साथी हमारे जो कोरोना काल में है शहीद हुए हैं, लेकिन उनको जो है सरकार के द्वारा घोषित किया गया था कि 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें हमारे 5 संविदा कर्मचारी थे वो शहीद हुए, एक हमारे नियमित कर्मचारी थे वो शहीद हुए। लेकिन 50 लाख की जो राशि थी है उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है और कहीं सरकार कोई बात नहीं कर रही है। ठीक है, और उनके परिवार की जो परिस्थितियां हैं बहुत ही दयनीय परिस्थिति है। हमारे एक साथी विवेक सक्सेना जी थे, तो उनके वाइफ को है आज वो कैंसर से पीड़ित है, उनके दोनों बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है उनकी आज पारिवारिक स्थिति क्या है हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन सरकार को इन मुद्दों को संज्ञान में लेना चाहिए है और हम लोगों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए। धरना कब तक चलेगा? ये धरना हमारा जो है अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक कि प्रदेश के माध्यम से कोई घोषणा नहीं होती है, हमारी जो मांगे हैं उनका समाधान नहीं होता, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी है। जी, कोई भी कार्य नहीं होगा है। और मैं बता रहा हूँ, बरेली की जो स्थिति थी वैक्सीनेशन की है वो 4-5वें नंबर पे थी है, टॉप 10 में थी है, और आज जो है कल की हड़ताल से है ये 34वें नंबर पे पहुंच गया है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है और मैं मीडिया के माध्यम से है सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ है कि अभी तक है जिनको आपने है ऐसे कोरोना योद्धा के रूप में है प्रोत्साहित किया, उनका मान सम्मान किया है और यहाँ पर फूल वर्षा है, आज वो कोरोना योद्धा की स्थिति बहुत ही गंभीर है, उनके परिवार की स्थिति बहुत गंभीर है। कृपया करके है सरकार है हम संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को संज्ञान में ले और हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द है निस्तारण करें। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के मथुरा छापर गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। इस गांव के निवासी बलवंत सिंह नाम के किसान का विद्युत कनेक्शन 2008 में स्थायी रूप से विच्छेदन कर दिया गया था, पर आज तक विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण लगातार बिजली का बिल आ रहा है। इस बीच 86,000 रुपए का बिल आने के बाद पीड़ित किसान के तो होश उड़ गए, जहाँ पीड़ित किसान के बेटे ने बताया कि 13 साल पहले ही विद्युत कनेक्शन को कटवा दिया गया था, बावजूद आज तक बिजली का बिल विद्युत विभाग की तरफ से भेजा जा रहा है। वहीं जब इसकी शिकायत जिलाधिकारी को मिली तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जांच का आदेश देने की बात कही है। बताइए भाई साहब। जी, मेरे पिताजी बलवंत सिंह के नाम से बिजली कनेक्शन था, जिसमें 2008 में मैं कटवा दिया था। उसका PD प्राप्त कर लिया हूँ जी। उसका आया है 86,000 रुपये का नोटिस, जिसमें मैं विभाग में गया तो अधिकारियों ने कहा कि जांच का हवाला देकर हमको भेज दिया है और हम परेशान हैं। किस बात की नोटिस आई है? जी, 86,000 बकाये का आया हुआ है नोटिस। बिजली कनेक्शन आपका कब से बंद है? जी, 2008 में कट गया है। तक सर 2008 में लाइट कट चुका था और आज भी उसका बिल 86,000 रुपये आ रहा है। PD करवा लिया है और बिजली विभाग के अधिकारियों के प्रति उनकी बड़ी विडम्बना है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, आप ये प्रकरण हमारे संज्ञान में लाए हैं और आपने ये भी बताया है कि अधिशासी अभियंता जो शहरी जो हैं उनके क्षेत्र का मामला है। मैं अभी बिजली विभाग की समीक्षा करने ही निकल रहा हूँ, उसमें वहीं पे एक्शन साहब से इसके बारे में तथ्य भी ज्ञात कर लूँगा और उसके हिसाब से बिजली के बिल को संशोधित कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट।
एटा में 25 नवंबर को ट्रक ड्राइवर द्वारा एक व्यापारी का लाखों का गेहूं लेकर फरार होने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा था कि ट्रक मालिक ने बबलू ट्रेडिंग कंपनी का लाखों का गेहूं बेचकर मौके से फरार हो गया था। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के गौशाला पर गाड़ी का रंग बदलवा कर ट्रक ड्राइवर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश में जुटा हुआ था। वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति सहित ट्रक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। नाम है आपका? निशु गुप्ता। क्या घटना हुई है जो आज आपने ये ट्रक रोका है, क्या मामला है पूरा? इसने गाड़ी हमारे यहाँ से 25 तारीख को लोड करी थी। हमने 25 को शाम 6 बजे इसको कासगंज के लिए निकाला। हमारी फर्म पड़ती है कायमगंज रोड पे सरायगंज में, बबलू ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। तो इस गाड़ी वाले को हमने निकाला कासगंज के लिए, तो ये कासगंज नहीं पहुँचा और इसने जो माल बेच लिया। आज हमने इस गाड़ी को बरामद किया। एडवांस हमने इसको दिया 10,000 रुपये। ये हमसे 10,000 रुपये एडवांस भी लेके आया वहाँ से। क्या नाम है ड्राइवर का? ड्राइवर का हमें नाम तो नहीं मालूम है। बहरहाल वहाँ यहाँ पे सब लोग बंटू बंटू बता रहे क्या हैं। माल था इसमें? गेहूँ। आप क्या करते हैं? हमारा गले का ही काम है। रहने वाले कहाँ हैं? सरायगंज के। ड्राइवर। हाँ। तो आज ड्राइवर के साथ पकड़ी या फिर कोई और के साथ? ये ट्रक मालिक के साथ हमने इसको ट्रक को पकड़ा है। ये ट्रक को जो है सही करवा रहे थे, अपनी बाड़ी आड़ी बनवा रहे थे, उसको रंगवा पुतवा रहे थे। अब ये कहाँ ले जा रहे हैं? हम थाना नया गांव लेके जा रहे हैं इसको। हाँ। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज पर एक दिन का कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज के संविदा कर्मियों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए 7 सूत्री मांगी रखी हैं। मांग पूरी न होने पर पूर्णतः कार्य बहिष्कार करने की बात की है। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी एकत्रित होकर एटा जिला मुख्यालय पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से 7 सूत्री मांगों को रखा गया। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। आपने CSC अलीगंज पर धरना दिया है, 7 सूत्री मांगे हैं, क्या पूरी जानकारी है और किन मांगों को लेके आपने धरना दिया है? हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। एक तो बेसिक विसंगति है, बेसिक विसंगति दूर की जाए। सातवां वेतन आयोग जो सिक्योरिटी जो हम लोगों की नहीं है अभी तक, वो लागू की जाए। और जो लोग बाहर आए उनका स्थानांतरण, आउटसोर्सिंग बीमा पॉलिसी, आवास भाइयों को मानदेय नहीं किया जाए। आप लोगों को मैं जो मांग है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नोएडा देश व प्रदेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में 1 दिसंबर 2021 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत CPIM नोएडा के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 8 बांसबली मार्केट पर विरोध स्वरूप प्रदर्शन करके RSS से जुड़े संगठनों के बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता प्रकट की है। धरने को संबोधित करते हुए माकपा नेता गंगेश्वर दत्ता शर्मा ने कहा कि भाजपा और RSS के विभिन्न संगठन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रहे। इन मंसूबों का मकसद अपनी मजदूर, किसान एवं आम जन विरोधी नीतियों के कारण उत्पन्न भारी जन असंतोष से आम जनता का ध्यान हटाना, भटकाना और उत्तर प्रदेश राज्य में इसी आधार पर चुनाव जीतने का है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ और भारत के संविधान के सारे तत्वों धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए आगे आने की जरूरत है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज पूरे देश और प्रदेश में बढ़ती सामुदायिक घटनाएं, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन का आह्वान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। उसी आह्वान के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नोएडा के तमाम CPIM के कार्यकर्ता सेक्टर 8 बांसबली मार्केट पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से देश में बढ़ रही सामुदायिक घटनाओं, अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं और इन घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर RSS और RSS से जुड़े हुए तमाम संगठन आम जनता के बीच में मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, मजदूर और किसानों के ऊपर हो रहे जुल्म और शोषण अन्याय के खिलाफ जो जनता में आक्रोश है, गुस्सा है, उस गुस्से से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए RSS और उसके जो है सहयोगी संगठन देश में सामुदायिक जहल घोरने की कोशिश कर रहे हैं, सामुदायिक दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं।
अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे कि प्रदेश के अंदर सामुदायिक विभाजन हो और इस विभाजन के आधार पर भाजपा प्रदेश में जो फिर दोबारा से सत्ता में आना चाहती है। देश की जनता और प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि जाति और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आम जनता की एकता को तोड़ करके वे अपने राजनीतिक मसीहों को पूरा करना चाहते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार बढ़ रही सामुदायिक घटनाओं के विरोध में, अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हमलों के विरोध में लगातार संघर्ष के मैदान में है और हम देश के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए आज सड़कों पर हैं। संविधान को बचाने के लिए, संविधान के मूल सार को बचाने के लिए सीपीआईएम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की विभाजनकारी जो ताकतें हैं, जो संगठन हैं, जो द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए और सामुदायिक घटनाओं को रोकना चाहिए। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज के साथ मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।